हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद की एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भारत की जलवायु का लास्ट चैप्टर देखा, भारत में वृष्टि छाया प्रदेश। वहां से आज जलवायु खत्म होती है। आज से हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने लेके आए हैं भारत में वनस्पतियां। भारत में कहां पर कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, इससे प्रमुख क्वेश्चंस क्या निकल के परीक्षा की दृष्टिकोण से आपके सामने आते हैं, हर एक बात पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे संपूर्ण भारत की वनस्पतियां या वनस्पतियां भारत में कहां कहां पर और किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। सबसे पहले आज की जो क्लासेस रहेगी, मैं बताना चाहूंगा कि जो आज की क्लासेस रहेगी वो आज आपको संपूर्ण भारत में कहां पे कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं इंट्रोडक्शन देंगे। आज आपको बस विदित कराऊंगा, इसके साथ आपको रूबरू कराऊंगा। इसके बाद जब कल का नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो भारत में वनस्पतियों के प्रकार, उनके गुण और वो कहां कहां पर पाई जाती हैं, उनकी लकड़ियों से संबंधित तथ्य, हर एक चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो से उसको कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है संपूर्ण भारत में वनस्पति के दृष्टिकोण से आपको मैं भ्रमण करवाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं कि संपूर्ण भारत में जो वन है, भारत की जो जन्मभूमि है, भारत की जो भूमि है, भारत में जो वन है वो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किसका अनुसरण करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग डाल के लिखेंगे कि भारत में जो वन है वो वर्षा का अनुसरण करते हैं। भारत के वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। ठीक है, भारत में जहां सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, भारत दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि भारत में जहां सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय वन या वर्षा वन पाए जाते हैं। जहां पर सर्वाधिक वर्षा, भारत में जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वहां उष्णकटिबंधीय वन या इसी का नाम है वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे विषुवत रेखा के आसपास। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए जब मैं बोलूं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, तो आपको समझना पड़ेगा, या अगर नहीं समझ में आ रहा है प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा जो है वर्ष भर होती है। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं वहां पर वर्षा वर्ष भर होती है, क्योंकि ITCZ वहां पर अपने आप को स्थापित कर लेता है, निम्न क्षेत्र का दाब उत्पन्न होता है, वहां से वर्षा होती रहती है समथिंग। ठीक है, वर्ष भर होती ही रहती है वर्षा। तो इसलिए विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में सदा उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन कहां पाए जाते हैं? जहां पर ज्यादा बरसात प्राप्त होती है और उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उसको विषुवतीय वन या सदाबहार वन भी कहते हैं। विषुवतीय वन या सदाबहार वन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब डाल के लिखेंगे कि अब बात करते हैं कि भारत में, संपूर्ण भारत में सदाबहार वन कहां कहां पाए जाते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा ये शिलांग के पठार से लेते हुए ये वाली एरिया। ठीक है, शिलांग का पठार यहाँ है, शिलांग के पठार से असम, मणिपुर, इम्फाल, इधर के कुछ पार्ट पश्चिम बंगाल का है ना, यहाँ तक अगर आंध्र प्रदेश तक की हम बात करें तो ये यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। मतलब आपका 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ प्राप्त होती है। 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। अगर प्रॉपर हम शिलांग के पठार की बात करें तो वहां और भी अधिक बरसात होती है। तो अपना आ गया कि शिलांग के पठार का क्षेत्र। अब हम बात करते हैं
पश्चिमी घाट का मैदान, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पश्चिमी मैदान, और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, यहां पर ज्यादा बरसात होती है। भारत में इन क्षेत्रों में ज्यादा बरसात होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बरसात होती है तो सदाबहार वन भी इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, है ना, इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सदाबहार वन, जो सदाबहार वन होते हैं वो बहुत ही हरे भरे घने होते हैं। सदाबहार जो वन होते हैं वो बिल्कुल हरे भरे होते हैं, हरे भरे होते हैं, और ये सघन भी होते हैं, बहुत सघन होते हैं। इतना सघन होते हैं कि जो सूर्य की रोशनी आती है उसको धरातल तक नहीं पहुंचने देते हैं, मतलब जमीन तक नहीं पहुंच देते हैं। इतने ही एकदम, मतलब सूर्य की रोशनी भी नहीं क्रॉस हो पाती, इतने सघन होते हैं सदाबहार वन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सदाबहार वन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं कि जहां थोड़ा सा कम बरसात होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, कम, भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र, भारत में नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीली झाड़ियां वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। जहां पर बरसात, उदाहरण के लिए बात करें कि भारत में कटीली झाड़ियां कहां कहां पाई जाती हैं, तो ये राजस्थान का क्षेत्र, आपका राजस्थान का क्षेत्र हो गया, और ये भारत, प्रायद्वीपीय भारत के वृष्ट छाया क्षेत्र वाला जो देश क्षेत्र है, वृष्ट छाया क्षेत्र वाला जो, मतलब ये पश्चिमी घाट के जस्ट पीछे का क्षेत्र है ना, पीछे का क्षेत्र, वहां पे 70 सेंटीमीटर से समथिंग वार्षिक वर्षा होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में भी झाड़ियां, कटीली झाड़ियां वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहां पे बात करते हैं इसके लिए कि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा जब मानसून आती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा आती है और पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती है, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से टकराती है। ये पश्चिमी ढाल हो गया, ये पूर्वी ढाल हो गया, ऐसे पर्वत होगा ना, तो ये पश्चिमी और ये पूर्वी, तो पश्चिमी ढाल से टकराती है और पश्चिमी ढाल तथा पश्चिमी मैदान पर खूब बरसात करती हैं, और इसके बाद जब वो पहाड़ को क्रॉस करके, पर्वत को क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ती हैं, तो उन हवाओं में इतनी आर्द्रता या इतनी नमी नहीं रह जाती कि ये पिछले वाले अपने पहाड़ के पूर्वी घाट के ढाल पर भी बरसात कर सके और या पिछले क्षेत्र पर भी बरसात कर सकते हैं। बिल्कुल उनकी नमी खत्म हो जाती है। अगर है भी अगर उसमें थोड़ा बहुत नमी रहती भी है हवा में, एडियाबेटिक ताप, वहां का तापमान बढ़ जाना है, क्योंकि एडियाबेटिक ताप नीचे आने पर बढ़ता है और ऊपर जाने पर घटता है, ये वायुमंडल का स्वरूप है। तो जब नीचे आती है हवाएं तो वो ऑलरेडी गर्म हो जाती हैं, तो जो थोड़ी बहुत उसमें नमी रह जाती है तो वो तापमान के कारण वो भी सूख लेती है, वो भी चली जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं प्राप्त हो पाती है, कम प्राप्त हो पाती है या तो होती भी नहीं है। इस क्षेत्र को इसीलिए कहते हैं पृष्ठ छाया प्रदेश क्षेत्र, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो इन क्षेत्रों में बहुत कम बरसात प्राप्त होती है, लगभग 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। सो यहाँ पर कटीली झाड़ियां वाली भी वनस्पतियां पाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ये हम बात की अभी कि यहाँ पर क्यों सदाबहार वन पाए जाते हैं, अभी जस्ट बताया। अब हम बात करते हैं कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर क्यों सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं, क्या रीजन है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है, वर्षा सर्वाधिक प्राप्त होती है। कैसे, कुछ तो उत्तर पूर्वी सर्वाधिक वर्षा अगर हम बात करें तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, तो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून जब पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से गुजरते हुए उसकी कुछ धाराएं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती है और तमिलनाडु के कोरोमंडल पर टकराकर यहाँ काफी बरसात करती है।
है ना, क्योंकि उन हवाओं को, जो हवाओं की जो धाराएं हैं, उनको जब वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाती है, नमी प्राप्त कर लेती हैं और वो कोरोमंडल के तट से टकराती हैं, वहां काफी मात्रा में बरसात करती हैं, जिसके कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, सदाबहार वन यहाँ तो पाए जाते हैं, लेकिन वहां के जो वन का जो क्षेत्र है, वन का जो क्षेत्र था, उसको अब खेती के रूप में, खेती क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया, कृषि क्षेत्र के रूप में, कृषि खेती के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सदाबहार वन है, जितना सघन पश्चिमी घाट पर्वत केरल साइड में होते हैं, केरल में जितना सघन वन पाए जाएंगे सदाबहार वन, उतना सघन हमको तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो वर्षा वन वाले क्षेत्र हैं उनको कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? ये कोरोमंडल तट में वर्षा कैसे होती है ये तो बता दिया, यहाँ पर सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं और कंपेयर कर दिया कि यहाँ पर सघन होते हैं, यहाँ पर विरल होते हैं। अब हम सदाबहार वन की बात कर रहे थे, है ना, तो पश्चिमी घाट की बात कर लिया, कोरोमंडल तट की बात कर लिया। अब हम बात करते हैं शिलांग के पठार के आसपास का क्षेत्र। जो शिलांग का पठार है, यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा बरसात होती है। आपको मालूम है 1080 सेंटीमीटर पर एनम, 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है शिलांग के पठार में। स्पेशल शिलांग के पठार की अगर बात नहीं करें, शिलांग के पठार में एक चेरा पूंजी है, ऐसा लिख लें, शिलांग के पठार में, शिलांग का जो पठार है वो 3 पहाड़ियों से मिलकर बना है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, ये जो खासी पहाड़ी है इसी पर स्थित है एक चेरा पूंजी। चेरा पूंजी एक जगह है मासिन राव, यहां पर आपको 1080 सेंटीमीटर वार्षिक बरसात होती है। यहां पर 1080 सेंटीमीटर वार्षिक बरसात होती है, तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर यहां पर 1000 है तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है तो वहां पर काफी बरसात होगी। ठीक है, यहाँ पर काफी बरसात होती है, जिसके कारण यहाँ पर सदाबहार वन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा ले लेते हैं और ये आपका कुछ झारखंड का हिस्सा है, कुछ अपने वेस्ट बंगाल का है, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक, वनस्पतियों का एक गुण होता है, वनस्पति जो होती है उनमें एक गुण होता है कि वो अपने आप को पर्यावरण में जल की उपलब्धता के आधार पर अपने आप को अनुकूलित कर लेती हैं, अपने आप को ढाल लेती हैं। ये वनस्पतियों में गुण पाया जाता है। यही कारण है कि जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे ये वृष्ट छाया प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, यहां पर देख लीजिए, वृष्ट छाया प्रदेश में, वृष्ट छाया प्रदेश की अगर बात करें तो इनमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, दूसरा आता है आपका तेलंगाना क्षेत्र, और तीसरा आता है उत्तरी कर्नाटक का उत्तरीय क्षेत्र। ठीक है, ये 3 क्षेत्र आते हैं आपके कहां पे? वृष्ट छाया प्रदेश में, मतलब यहां इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कम बरसात होने के कारण यहां पर जो झाड़ियां होती हैं, कम बरसात होने के कारण यहां झाड़ियां, कटीली झाड़ियां वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं, कटीली झाड़ियां वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसको पॉइंट में ऐसे लिखेंगे कि कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे वृष्ट छाया प्रदेश का, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, तेलंगाना का क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र और
राजस्थान का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर कटीली झाड़ियां वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये जो वनस्पतियां होती हैं इनको पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता है, पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता तो ये अपने पत्तियों को कांटेदार रूप में परिवर्तित कर देती हैं, कांटेदार रूप में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे इनको वाष्पोत्सर्जन करने में मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है, कठिनाई नहीं होती है और ये आसानी से जीवित रह सकते हैं, ये आसानी से जीवित रह सकते हैं। यही रीजन है कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियां वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार और थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए। बता देता हूं कि जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जैसे वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में बरसात कम होती है तो जो वहां पौधे हैं, वहां वनस्पतियां हैं, वो अपने आप को उतने ही पानी में, उतने ही उसी वातावरण में ढालने के लिए वो अपनी पत्तियों में कांटा निकाल देती, कांटेदार पत्तियां का निर्माण कर देती हैं। उसका रीजन ये है कि जब कांटेदार पत्तियों का निर्माण कर देती हैं तो इनको सांस लेने में, वाष्पोत्सर्जन करने में प्रॉब्लम नहीं होती और ये आसानी से लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इनको मतलब पानी की कम जरूरत पड़ने लगती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां वाली वनस्पति पाई जाती है। तराई क्षेत्र है, यहाँ मौसमी बरसात होती है, मौसमी बरसात होती है तो जो यहाँ के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो यहाँ की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यहाँ की जब वनस्पतियाँ हैं, जब शीतकाल खत्म होता है, शीतकाल जब खत्म होता है और ग्रीष्मकाल आने वाला रहता है, शीतकाल जैसे खत्म होता है, ग्रीष्मकाल स्टार्ट होता है, तभी यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो अपने पत्ते को गिराना स्टार्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सापेक्षिक आर्द्रता उनकी घट जाती है, उन पौधों के पत्तों की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। देखो क्या होता है कि जब ठंडी का मौसम था तो वाष्पोत्सर्जन का बहुत कम जरूरत होती थी और आसानी से वो अपना वाष्पोत्सर्जन कर पाते थे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे गर्मी का मौसम आया, ग्रीष्मकाल का स्टार्टिंग दौर आया तो उनको और जरूरत पड़ने लगी, और ज्यादा जरूरत पड़ने लगी और वो इतने आसानी से नहीं ले पाए, जिसके कारण उनको उनकी सापेक्षिक आर्द्रता कम हो गई और सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाने के कारण उन पत्तों में पीलापन आना स्टार्ट होता है। पीलापन आने के बाद फिर धीरे धीरे वो पत्ते को गिरा देती है, उनके जो पत्ते का जो पकड़ होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और पत्ते धीरे धीरे करके पूरे पेड़ से एक बार गिर जाते हैं। ऐसे वनस्पतियों को, ऐसे वन को हम पर्णपाती वन क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन, पतझड़ वन या मानसून वन क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन या पतझड़ वन या मानसूनी वन। ये तीनों बोल सकते हैं, तीनों नाम उनका है। ये कहां पर पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत के तराई का क्षेत्र। जैसे अगर हम बात करें इधर उत्तर हिमाचल प्रदेश से लेकर इधर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, ये बीच का क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर सदाबहारी या पतझड़, सदाबहारी तो नहीं बोल सकते, सदाबहारी, पर्णपाती, पतझड़ या मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वत की बात करते हैं, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ की बात करते हैं। ये हो गया आपका, मान लीजिए पहाड़, ठीक है, ये पहाड़ हो गया। तो पहाड़ में जो वन होते हैं, पहाड़ में जो वन होते हैं वो वर्षा का अनुसरण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान में कमी आती है, जिसके कारण ये वर्षा का अनुसरण बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, यदि उष्णकटिबंधीय स्थान पर कोई पहाड़ स्थित है, अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कोई पहाड़ स्थित है तो उसकी जो वनस्पतियां होंगी, तो उसके जो तराई का क्षेत्र है वहां पर उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां होंगी, लेकिन और ऊपर जाने पर वहां पर पहाड़ के ऊपरी क्षेत्र में ध्रुवीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे अमेरिका में है, अफ्रीका में एक है, विषुवत रेखा पर स्थित है माउंट केन्या। माउंट केन्या अफ्रीका में स्थित है।
माउंट केन्या, ये कहां पे है? अफ्रीका में, अफ्रीका में विषुवत रेखा पर स्थित है। विषुवत रेखा में स्थित होने के कारण भी इसके ऊपरी सिरे पर ग्लेशियर पाया जाता है। माउंट केन्या के जो ऊपरी सिरे पर ग्लेशियर पाया जाता है, जबकि ये कहां पे स्थित है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अपने इंडिया की बात कर रहे थे तो वहां पे आते हैं। अब हम बात करते हैं अपने हिमालय पर्वत की जो वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत में किस तरह प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? हिमालय भी एक पर्वत है, तो पहले ही बता चुका हूं कि जो पर्वत होते हैं वो पर्वत वन जो होते हैं, पर्वतीय वन उनको बोलते हैं। पर्वतीय वन वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं, वो हिमालय की ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। जिस तरह से हिमालय की ऊंचाई बढ़ेगी तो वनस्पतियों में भी बदलाव आता जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय के तराई का क्षेत्र, जो निचला क्षेत्र है, वहां पर लोबली सी बात है, बता भी चुका हूं, वहां पर कौन सा वन पाया जाता है? सदाबहारी वन पाया जाता है या सदाबहार वन पाया जाता है। और कुछ ऊंचाई पर जाने पर, कुछ ऊंचाई बढ़ने पर, जैसे ही थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ती है तो यहाँ पर मान लीजिए सदाबहार वन पाए गए, और इसके साथ अगर थोड़ी सी ऊंचाई बनी तो यहाँ पर शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। शीतोष्ण वन पाए जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी ठंडी बढ़ जाएगी, शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। ठीक है, शीतोष्ण वन। फिर इसके बाद और ऊंचे पाए, अगर ऊंचाई और बढ़ती है तो कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी। सब आगे पढ़ाएंगे हम आपको, कोणधारी वन। ये सब टाइप्स हैं, सब एक एक करके बताऊंगा कहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, किसकी लकड़ी कितनी मजबूत होती है, किस यूज में आती है, सब बातें बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों को शेयर करिए, है ना, उनको भी थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए, जिससे हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए काम करता रहूँ। चलिए, तो ये हो गया कोणधारी वन। फिर और ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं, और ऊंचाई पर जाते हैं तो टुंड्रा वनस्पति या अल्पाइन वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर सबसे ऊपरी बात करें और ऊंचाई पर जाएंगे तो कौन सी, इसको इरेज करता हूं, ऐसे लिखते हैं। हिमालय की हम लोग बात कर रहे हैं, हिमालय की बात कर रहे हैं, तो हिमालय का जो तराई का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? सदाबहार। यहां पर सदाबहार बन जाएगा। अब और थोड़ा सा ऊंचाई पर जाएंगे, थोड़ा ऊंचाई पर जाएंगे, कौन सा वन पाया जाएगा? शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन पाया जाएगा। और थोड़ा ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे तो कौन सा वन पाया जाएगा? कोणधारी वन। कोणधारी वन। और ऊंचाई पर जाएंगे तो कौन सा वन पाया जाएगा? अल्पाइन वन। अल्पाइन वन या टुंडा वनस्पति। टुंडा वनस्पति या इसको बोलते हैं अल्पाइन वन। अल्पाइन वन पाए जाएंगे। अब बात आ गई कि और ऊंचाई, और थोड़ा ऊंचा, और थोड़ा, तो कितना ऊंचा, ये बातें हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में बताया हूं कि बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। कितनी ऊंचाई पर जाने पर कौन सा वन पाया जाता है हिमालय के क्षेत्र में, सारी बातें हम लोग वीडियो में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब टुंडा वनस्पतियों में अगर हम बात करें, ये टुंडा जो वनस्पतियां हैं इसमें 3 प्रकार की होती हैं। टुंडा वनस्पति 3 प्रकार की होती है। एक होती है काई, काई का नाम सुने होंगे, हरी हरी छोटी छोटी घास होती है काई, लाइकेन, काई हो गई, लाइकेन है, और एक और है छोटी सी घास, घास के छोटे छोटे पौधे। ठीक है, ये टुंडा की प्रजाति है। पूरी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। जय हिंद।